हरे कृष्णा मेरे छोटे भाई बहनों, आपका अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन SST में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10th की बुक लोकतंत्र राजनीति भाग 2 के चैप्टर 3 जिसका नाम है जाति धर्म और लैंगिक मसले के सभी MCQ और अति लघुतात्मक प्रश्न को करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हम इस वीडियो में MCQ और अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चंस को करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारा प्रश्न एक है, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? ओके, तो 2011 में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 54% या ऑप्शन डी 76%। अगर इस प्रश्न का आंसर आपको आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य देना। ठीक है, तो इसका आंसर है महिलाओं की साक्षरता दर 2011 में 54% थी। ठीक है, हमारा प्रश्न 2 है, राजनीति के क्षेत्र में प्राय अभिव्यक्त होता है। तो राजनीति के क्षेत्र में क्या अभिव्यक्त होता है हमें ये बताना है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आर्थिक विभाजन, ऑप्शन बी धार्मिक विभाजन, ऑप्शन सी श्रम विभाजन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है राजनीति के क्षेत्र में प्राय अभिव्यक्त क्या होता है? ये होता है धार्मिक विभाजन। धर्म के नाम पर ही तो भाई राजनेता विभाजन करते हैं हमारे समाज का, उन्हें धर्म के नाम पर ही तो वोट मिलते हैं ना। ठीक है, राजनीति के क्षेत्र में अभिव्यक्त होता है धार्मिक विभाजन। ओके, हमारा प्रश्न 3 है, कौन से विकल्प पर आधारित सामाजिक विभाजन केवल भारत में है? हमें ये बताना है कि कौन से विकल्प पर आधारित सामाजिक विभाजन केवल भारत में ही है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धार्मिक आधारित, ऑप्शन बी लिंग आधारित, ऑप्शन सी जाति आधारित या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सामाजिक विभाजन कौन से आधार पर है? तो भैया जाति के आधार पर ही है सामाजिक विभाजन हमारे भारत में। ये अन्य किसी देश में नहीं है जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन। अन्य देशों में सिर्फ धर्म के नाम पर है और रंग के नाम पर भी है, परंतु हमारे देश में जाति के आधार पर भी सामाजिक विभाजन होता है। ओके, हमारा प्रश्न 4 है, 1961 के बाद किस समुदाय का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ा है? ठीक है, तो 1961 के बाद किस समुदाय का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ गया है, हमें ये बताना है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिंदू समुदाय का, ऑप्शन बी जैन समुदाय का, ऑप्शन सी ईसाई समुदाय का या ऑप्शन डी मुस्लिम समुदाय का। तो 1961 के बाद मुस्लिम समुदाय का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ गया है। ओके, हमारा प्रश्न 5 है, निम्न में भारत में स्त्रियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कौन से स्थान पर भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, हमें ये बताना है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल में, ऑप्शन सी विधानसभा में या ऑप्शन डी पंचायती राज व्यवस्था में। तो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था ऑप्शन डी पंचायती राज संस्थाओं में की गई है और ये 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है महिलाओं के लिए। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं में। हमारा प्रश्न 6 है, एक विचारधारा जो अधिकारों एवं अवसरों के मामले में स्त्री व पुरुष को बराबर मानती है क्या कहलाती है? हमारे ऑप्शन है सांप्रदायिक, ऑप्शन बी नारीवादी, ऑप्शन सी तानाशाही या ऑप्शन डी जातिवादी। जो विचारधारा स्त्री और पुरुष को बराबर मानती है वह क्या कहलाती है? तो भैया ये कहलाती है नारीवादी विचारधारा। ओके, नारीवादी विचारधारा कहलाती है। हमारा प्रश्न 7 है, निम्न में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में
महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत ऊंचा है। तो किस देश में भैया सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का जो हिस्सा है वह ऊंचा है? तो हमारे ऑप्शन है नॉर्वे में, ऑप्शन बी स्वीडन में, ऑप्शन सी फिनलैंड में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का जो स्तर है वह ऊंचा है। हमारा प्रश्न 8 है, भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है? इस प्रश्न का आंसर तो आपको पता होगा कि भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है। चलो ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन देखिए, 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद। तो भारत में कितने वर्ष पश्चात जनगणना होती है? ऑप्शन बी 10 वर्ष बाद भारत में जनगणना होती है। अंतिम बार जनगणना 2011 में हुई थी। ठीक है, 2011 में 10 जोड़ेंगे तो 2021 में होनी चाहिए थी हमारी जनगणना भारत की, परंतु कोरोना वायरस के कारण यह जनगणना नहीं हो पाई। अब देखते हैं कब होती है। 2025 आ चला। हमारा प्रश्न 9 है, निम्न में से समाज सुधारक ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात और उसके लिए काम किया है। तो भैया किस समाज सुधारक ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात कही है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी डॉक्टर अंबेडकर ने, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर तो आपको पता होगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। तो भैया उपयुक्त सभी समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात कही है। ठीक है, तो हमारे सभी जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे वे समाप्त हो चुके हैं। अब हम अति लघुतात्मक प्रश्नों को करेंगे। हमारा प्रश्न 1 है, नारीवादी आंदोलन क्या है? हमें बताना है कि जो नारीवादी आंदोलन है वह क्या है। ठीक है, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर देखिए, वे आंदोलन जिनका उद्देश्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों एवं महिलाओं में समानता लाना है, नारीवादी आंदोलन कहलाते हैं। वे आंदोलन जिनका उद्देश्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिला एवं पुरुषों में समानता लाना हो, वही नारीवादी आंदोलन कहलाते हैं। ठीक है, हमारा प्रश्न 2 है, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार से संबंधित कानून क्या कहलाता है? तो भैया इसका आंसर है पारिवारिक कानून कहलाता है, जिसमें विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से संबंधित कानून होते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न 3 है, समरूप समाज किन देशों में पाया जाता है? कोई 2 नाम बताने हैं हमें। तो भैया समरूप समाज जर्मनी और स्वीडन में पाया जाता है। इन देशों में स्त्री व पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होता। ठीक है, और भी कई देशों हैं जैसे कि नॉर्वे भी है। हमारा प्रश्न 4 है, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर भरोसा आधारित होता है? जो सामाजिक विभाजन है वह किस पर भरोसा आधारित होता है? ठीक है, हमें ये बताना है। तो भैया इसका आंसर है, जो सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जाति धर्म पर होता है। जो सामाजिक विभाजन है वह हमेशा या फिर जाति पर होगा या फिर धर्म पर होगा। ठीक है, हमारा प्रश्न 5 है, 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा कितना फीसदी था? ठीक है, तो 2011 में अनुसूचित जातियों का जो हिस्सा था वह कितने प्रतिशत था? तो इसका आंसर है 2011 में अनुसूचित जातियों का जो हिस्सा था वह 16.6% था। हमारा प्रश्न 6 है, भारत में 2011 में मुस्लिम समुदाय की आबादी कितनी थी? तो भैया 2011 में मुस्लिम समुदाय की जो आबादी थी वह कितनी थी? तो इसका आंसर है 2011 में मुस्लिम समुदाय की आबादी 14.2% थी। हमारा प्रश्न 7 है, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या क्या कहलाती है?
1000 लड़कों पर जो लड़कियों की जो संख्या क्या कहलाती है, वह लिंगानुपात कहलाती है। किसी क्षेत्र में 1000 लड़के हैं और उसी क्षेत्र में अगर 968 लड़की हुई या कितनी भी लड़की हुई 1000 में से, वह लिंगानुपात कहलाता है उस क्षेत्र का। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, हमारा प्रश्न 8 है, भारत में सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने का आज़ादी कौन देता है? तो कौन देता भैया? किसी भी नागरिक और समुदाय को धर्म का पालन करने की आज़ादी हमारा संविधान देता है। ठीक है, अगर आपके पास 9th क्लास का कोई विद्यार्थी रहता है तो हमारे चैनल को उस विद्यार्थी तक अवश्य पहुंचाएं, अपने छोटे भाई बहनों की मदद करें। हम इस वीडियो के बाद अगला वीडियो 9th क्लास सोशल साइंस समकालीन भारत चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो अपने छोटे भाई बहनों तक हमारे चैनल को अवश्य ही पहुंचाएं। तो हमारी सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।